जय भीम दोस्तों। YouTube चैनल रोहित 85 चीन आज जिस तरह से भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले ही आगाह कर दिया था। हालांकि उनकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। बाबा साहब अंबेडकर की चीन नीति और पंडित नेहरू के चीन प्रेम के बारे में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। आज जिस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, इसकी शुरुआत 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के साथ ही हो गई थी। चीन ने धीरे धीरे न सिर्फ मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, यूनान, पूर्वी तुर्किस्तान, मकाऊ, हांगकांग, पारासेल्स और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1962 के हमले में लद्दाख के पामीर पठार पर भी कब्जा कर लिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने चीनी साम्यवादी साम्राज्यवाद के इस खतरे के प्रति समय रहते आगाह कर दिया था। डॉ. अंबेडकर ने संसद में चीन को लेकर 2 बार चेतावनी दी थी। पहला अवसर 1951 में हिंदू कोड बिल पर कानून मंत्री के रूप में उनका इस्तीफा था। फिर दूसरा मौका 26 अगस्त 1954 को आया। तब वे राज्यसभा सदस्य थे। तो क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के संबंध में बाबा साहेब अंबेडकर की बात न मानकर सचमुच गलती की थी? आइए जानते हैं। चीन के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके विस्तारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कम्युनिस्ट चीन के साथ जुड़ाव की नीति एक गलती थी और इसके बजाय भारत को अपनी विदेश नीति को अमेरिका के साथ जोड़ना बेहतर होता, और जोड़ा भी जा सकता था क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। इतिहास पर नजर डालें, खासकर 1962 के युद्ध और चीन द्वारा अक्साई चिन्ह पर कब्जे के बाद, तो पता चलता है कि अंबेडकर की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही की साम्यवादी पद्धति के बीच चयन करना होगा और फिर अंतिम निर्णय पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही बाबा साहब अंबेडकर नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई दृष्टिकोण के खिलाफ थे और भारत की तिब्बत नीति से असहमत थे। साथ ही अंबेडकर का मानना था कि भारत को किसी वैश्विक शक्ति के अच्छे इरादों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बाबा साहेब 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुए पंचशील सिद्धांत के भी खिलाफ थे और उनका मानना था कि राजनीति में पंचशील आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका मानना था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और व्यावहारिक तिब्बत नीति जीतने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। चीन पर भरोसा करने के बजाय अंबेडकर को लगा कि लोकतंत्र की प्राकृतिक समानता पर आधारित भारत अमेरिका संबंध भारत को विदेशी सहायता प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय बोझ कम करेंगे। देखा जाए तो चीन तिब्बत, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी मंगोलिया के अलावा हांगकांग और ताइवान में भी किसी न किसी रूप में अपनी विस्तारवाद की नीति अपना चुका है, जबकि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन की हालिया और स्पष्ट विस्तारवाद नीति को बड़ी चिंता के साथ देख रही है। दक्षिण एशिया में छोटे पड़ोसी देशों में इसकी घुसपैठ पर कम ध्यान दिया गया है। नेपाल और भूटान इसके उदाहरण हैं। नेपाल के साथ दोस्ती के अपने दावे के बावजूद चीन ने सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से नेपाल के कुछ हिस्सों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। चीन ने भूटान को भी नहीं बख्शा, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है। बाबा साहेब ने इस पर अपने विचार उसी समय व्यक्त किए थे जब भारत आजाद हुआ था और पंडित नेहरू की सरकार भारतीय विदेश नीति का निर्धारण कर रही थी। चीन पर बाबा साहेब के विचार, वहीं बाबा साहेब ने ये तक कहा था कि जब तक उत्तरी सीमा भारत चीन के बजाय पहले जैसी भारत तिब्बत नहीं होती, तब तक भारत के लिए चीन का खतरा हमेशा बना रहेगा। तिब्बत पर कब्जा करते समय माओ ने साफ कह दिया था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल हैं।
इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके जरिए चीन दक्षिण पूर्व एशिया में उतरना चाहता है। इन सब चीजों को देखते हुए कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने चीन के खिलाफ विदेश नीति बनाने में गलती की थी, और अगर पंडित नेहरू ने अंबेडकर के मुताबिक विदेश नीति बनाई होती तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। जय भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आज का युवा उनके योगदान से अनजान है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वैसे तो बाबा साहेब अंबेडकर बेहद निडर वक्ता थे। अपनी बात कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। यहां तक कि अपने जीवन काल में जब अंबेडकर ने दलितों और समाज के लिए आवाज उठाई तो उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बहस भी हुई थी। दरअसल पहली कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद भी अंबेडकर के ज्यादातर कांग्रेस नेताओं से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। गांधी के साथ अंबेडकर के विवादित रिश्ते के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अंबेडकर के रेडिकल पक्ष के बारे में विस्तार से लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति और साथ ही नए स्वतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को सौंपना क्रांतिकारी संभावनाओं का दौर था। भारत में 21वीं सदी धीरे धीरे अंबेडकर की सदी के रूप में स्थापित हो रही है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के नए आयाम विकसित हो रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू एक मजदूर और किसान नेता का है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया, इसके टिकट पर चुने गए और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से अधिक श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया। हड़ताल के बाद उन्होंने भीड़ को संबोधित किया और श्रमिकों से मौजूदा विधान परिषद में अपने स्वयं के सदस्यों को चुनकर नियंत्रण लेने का आग्रह किया। हालांकि यह तो बात हुई उनके समाज सुधारक होने की। अब बात करते हैं कांग्रेस और अंबेडकर की है,